सुप्रभात। मैं अनीता चौधरी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत ना तो कोई लेखक, ना कोई कवि, ना कोई उनकी रचना के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इनसे हटकर एक अलग प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आज का प्रकरण है हमारा खेल। खेल और ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल खेल प्रतियोगिताओं का सबसे बड़ा उत्सव है और जो आजकल चल भी रहा है। कहाँ चल रहा है? अब जो चल रहा है वो टोक्यो में चल रहा है और ये प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होती है। ओलंपिक खेल ये क्या है, कहाँ शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम इस चार्ट के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं। ओलंपिक खेल, जिसका प्रतीक चिन्ह ये 5 छल्ले हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतीक है। वैसे तो महाद्वीप 7 होते हैं, परंतु इसमें जहाँ जहाँ प्रतियोगिता होती है उसके बारे में इन प्रतीक का इनका महत्व है। पहला छल्ला है हमारा नीला। नीला है यूरोप का प्रतीक। दूसरा छल्ला है काला, ये अफ्रीका का प्रतीक है। तीसरा छल्ला है हमारा लाल। लाल है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 2 महाद्वीपों का संकेत है। इसके बाद आता है पीला। पीला है एशिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हमारे भारत देश का भी आता है। और हरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। ये 6 महाद्वीप का प्रतीक 5 छल्ले हैं। ये रंग बिरंगे नहीं बनाए, इनका अपना महत्व है, इसीलिए ये 5 छल्लों को इन्हीं रंग से बनाया जाता है। ओलंपिक खेल का इतिहास क्या है, यानी कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए? इसका अनौपचारिक शुरुआत तो हुई थी 776 ईसा पूर्व, यानी ये एक बार पहले शुरू होके किसी कारण से बंद होने लगा था। लेकिन फिर पियरे डे कॉर्बेटिन ने इसको पुनः आरंभ किया। कब? 6 अप्रैल 1896 में। कहाँ? एथेंस, ग्रीस में। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं और इसकी तैयारी खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। इसीलिए इसका आदर्श वाक्य है सीटियस, ऑटियस, हर्टियस। इनका अर्थ है, सीटियस का अर्थ है फास्टर, यानी कि सबसे तेज। ऑटियस का अर्थ है हायर, यानी कि सबसे ऊंचा। और हर्टियस का अर्थ है स्ट्रोंगर, अर्थात मजबूत। इन 3 आदर्श वाक्यों को लेकर ही सारे खिलाड़ी अपनी ओलंपिक खेल की तैयारी करते हैं। जब इस खेल की पियरे डे कॉर्बेटिन ने शुरुआत की तो इसकी उनको समिति भी बनानी पड़ी है, अकेले का तो काम नहीं था। इन्होंने 12 देश के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया और इसकी एक समिति बनाई। उसको कहाँ बनाई? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी लॉजेन, स्विट्जरलैंड में 23 जून 1894 को, यानी कि 2 साल बाद फिर इन्होंने इस खेल की शुरुआत की। इस खेल का एक और महत्व है, जब तक ये खेल प्रतियोगिता चलती है तो इसमें एक मशाल का जो है जलाई जाती है मशाल, और वो पूरे टाइम जलती ही रहती है, जिसकी प्रारंभ में जब इसका उद्घाटन होता है उसको खिलाड़ी लेकर चारों तरफ अपने मैदान में घूमते हैं और उसको एक जगह रख दिया जाता है। इस छल्ले को, ये जो 5 छल्ले हैं यानी कि प्रतीक चिन्ह है ओलंपिक खेल के, इसको किसने बनाया? इसको भी बनाने का श्रेय किसे जाता है? पियरे डे कॉर्बेटिन के पुत्र को,
उनका नाम था बारेन पियरे डी कॉबर्टिन। इन्होंने ये छल्ले की जो प्रतीक चिन्ह बनाया 1928 में बनाया, यानी कि इससे पहले जो ओलंपिक खेल थे उनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं माना जाता था। इस खेल में 3 पदक मिलते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। जो पहले नंबर पे आता है खिलाड़ी, यानी कि उसका प्रथम स्थान होता है, उसे मिलता है स्वर्ण पदक। जो दूसरे नंबर पर आता है उसे मिलता है रजत पदक, और तीसरे नंबर के खिलाड़ी को मिलता है कांस्य पदक। और आजकल ये प्रतियोगिता कहाँ चल रही है? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में, जो 23 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में हमारी मीराबाई चानू, उन्होंने रजत पदक वेट लिफ्टिंग में जो प्राप्त किया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बच्चों, वैसे तो मैंने इसको संक्षेप में बता दिया आपको ओलंपिक खेल के बारे में जानकारी, लेकिन अगर आप इसके पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी। जैसे हमने सब्जी तो खा ली पर उसमें नमक तो नहीं, मैंने तो इसको शॉर्ट में बता दिया छोटा करके, लेकिन आप उसकी पूरी जानकारी अपने पाठ से पढ़ेंगे। और एक और खास बात ओलंपिक खेल की हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो अभी तक जितने भी ओलंपिक मिले हैं उनमें हमने 9 स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हमें हॉकी खेल में मिले हैं और एक अभिनव बिंद्रा तीरंदाजी में प्राप्त कर चुके हैं। अकेले जो मिली है वो केवल अभी तक अभिनव बिंद्रा को मिली है, और या अब मीराबाई चानू को मिला है अकेले पदक। इससे पहले जो है मीराबाई को तो रजत पदक मिला है, स्वर्ण पदक तो अभी केवल एक अभिनव बिंद्रा को ही मिला है अकेले। बाकी सारी टीम होती है हॉकी की, उसको मिले हैं 8 स्वर्ण पदक जो मिल चुके हैं, हमारी हॉकी टीम को मिल चुके हैं। और आजकल जो प्रदर्शन चल रहा है हॉकी टीम का, शायद 9वां भी मिल जाए। खेल की जानकारी लगभग हमने ओलंपिक खेल की यहाँ पर ले ली। अब इसमें पाठ में जितना भी व्याकरणात्मक प्रश्न है उनको हम हल कर लेंगे। पहले तो इसके प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्नोत्तर आपकी पुस्तक में जितने भी हैं लगभग उनके उत्तर इस चार्ट से मिल जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा इसमें, ओलंपिक खेल की, प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? प्राचीन ओलंपिक खेल यानी कि अनौपचारिक शुरुआत जो हुई थी उनकी, यानी कि जो एक बार शुरू होके बंद हो गए थे, वो हुई थी हमारी 1776 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? माउंट कोलंबस ने। इसीलिए, सॉरी मेरे से गलत बोला गया, माउंट ओलंपस में। और ये यूनान के एक ओलंपिया पर्वत पर हुई थी, इसीलिए इसको ओलंपिक कहा जाता है। दोबारा से इसकी शुरुआत औपचारिक हुई, यानी कि ये पुनः जब प्रारंभ हुए, ये इसका प्रश्न आएगा कि आधुनिक ये जो ओलंपिक खेल है ये कब शुरू हुए? ये हुए आधुनिक 6 अप्रैल 1896 में। इसका तीसरा प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने कब की और इसका मुख्यालय कहाँ है? किसने की? पियरे डे कॉबर्टिन ने। कहाँ की? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनी लॉजेन, स्विट्जरलैंड सन 1894 में। इसका अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक में भारत का स्वर्ण युग कब से माना जाता है और क्यों माना जाता है? ओलंपिक का स्वर्ण युग 1936 से 1956 तक माना जाता है, क्योंकि लगातार जब हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था, और उसका श्रेय बहुत अधिक हमारे हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और हमारा राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हॉकी ही है। अब इसके कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। विलोम शब्द लिखना।
कुछ शब्द हैं, मैं उनको लिख रही हूं, उनको आपको विलोम लिखना है। प्राचीन, विलोम शब्द को बिल्कुल उसके सटीक जो उसका विलोम होगा वही लिखेंगे। प्राचीन का अर्थ पुराना होता है, लेकिन इसको आप नया नहीं कह के प्राचीन यानी कि आधुनिक। विलोम शब्द में कभी भी उसके अर्थ के आधार पर उसका विलोम यानी कि उसका उल्टा नहीं बताया जाता, इसके सटीक होते हैं विलोम। दूसरा है ग्रीष्म। ये शब्द इस पाठ में कैसे आया होगा, क्योंकि ओलंपिक खेल दो तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, इसलिए इस पाठ में ग्रीष्म का अर्थ है। अब ग्रीष्म यानी कि शीत। आज का प्रकरण क्या है हमारा? ओलंपिक खेल। तीसरा है इसका प्रारंभ। इसका अर्थ वैसे क्या होता है? शुरू। प्रारंभ यानी कि अंत, इसका विलोम होगा अंत। बलवान, बलवान का बलहीन, बलवान माने स्ट्रोंगर, बलहीन। अगला है प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम होगा अप्रशंसा। ये इसके इस पाठ से जो जुड़े हुए हैं कुछ शब्द हैं, इनके विलोम शब्द हैं। इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिख लेंगे। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। ये आप इनका अर्थ लिखकर अपने आप पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझकर स्वयं करेंगे। इसके बाद आएंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग यानी कि मूल शब्द से पहले जुड़कर जो उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कार, कार का अर्थ स्पष्ट है बिल्कुल गाड़ी, लेकिन उससे अगर पहले मैंने लगा दिया उपकार, उसका अर्थ बदल गया। अगर मैंने उससे पहले लगा दिया प्रकार, उसका अर्थ बदल गया। यानी कि मूल शब्द पर उपसर्ग के लगने के बाद उसके अर्थ को जो बदल देते हैं वो उपसर्ग की परिभाषा है। पहला है आपका, पहला शब्द ही है आपका उपकार। अब इस पर हमें कौन सा उपसर्ग लगाना है? प्रति उपसर्ग। अब जितने भी मैं शब्द लिखूंगी उनमें सब में प्रति उपसर्ग के को लगाकर उसके जोड़कर उसको मिलाकर लिखना है। अब उपकार में मैंने जोड़ा प्रति जोड़ना है, यानी कि पहले। अब इसको हम
प्रति उपकार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसको हम यण संधि के योग से इसको लिखेंगे, यानी कि प्रत्युपकार। ई का य हो गया, यण संधि लग बन गई यहां पर, इसलिए प्रत्युपकार होगा। इसी तरह एक और है इसमें आगमन, इसमें भी प्रत्यागमन, इसमें भी यण संधि का ही होगा प्रयोग। इसको आप अपने आप करेंगे। शोध, ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल सीधा है। शोध, प्रतिशोध। गमन, प्रतिगमन। गमन माने होता है जाना और आगमन माने होता है आना। इसमें दोनों में प्रति जोड़ना है, प्रत्यागमन और प्रतिगमन। भाग, प्रतिभाग। उत्तर, प्रत्युत्तर, ये भी यण संधि के योग से ही बनेगा। बाकी आप ये सारे शब्द अपने आप ही लिखेंगे। कुछ शब्द सीधे हैं उपसर्ग लगाने के बाद, कुछ को यण संधि या दीर्घ संधि के आधार पर हम जोड़ लेते हैं। यह आपने अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ा भी होगा। छठी और सातवीं में ये सारे उपसर्ग आपको बताए गए हैं। इसके बाद आते हैं इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना। उपसर्ग हो गया शब्द से पहले जोड़ना, और प्रत्यय होता है शब्द के बाद में जोड़ना। उसको बाद में जोड़कर भी जो है उसके अर्थ को बदल देता है वो। इतिहास, इसमें जोड़ना है हमें इक प्रत्यय। अब ऐतिहासिक, ये शब्द आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। ये होगा ऐतिहासिक। अगर यहाँ पे इक आता है, एक प्रत्यय जुड़ता है, तो जो प्रारंभ का शब्द है इसका अगर डबल ई हो गया ना, ई और ई, इसका बन गया ए, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ये ध्यान रखना। इक प्रत्यय को ऐसे के ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, इन दोनों का ऐ हो गया। इसको तो यहीं पे लगा दिया हमने स पे, और ये बन गया ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास से संबंधित। इसका अर्थ हो जाता है इतिहास से संबंधित। अगला शब्द है समाज। अब यहां ई है और ये अ है, इसका स पे आ जुड़ जाता है। इसमें समाज, सामाजिक नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। समाज प्लस इक बन जाता है सामाजिक। यानी कि समाज से संबंधित। अगला शब्द है इसका दिन। दिन भी इसी तरह है जैसे इतिहास। दिन, ये ई है और ये भी ई है, द पे ई है, छोटी ई, इसका बन जाएगा आई, दैनिक। दैनिक यानी कि प्रतिदिन। इसी तरह इसके अन्य शब्द हैं सप्ताह जमा इक, वो भी बन जाएगा। मैंने जैसे ये लिखा है समाज इक, सप्ताह इक, क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। अगला शब्द है वर्ष। वर्ष में वर्ष इक, वार्षिक। मास और इक, मासिक। क्योंकि म में पहले ही आ की मात्रा जुड़ी हुई है, इसलिए उसको ऐसे ही रहने देंगे। इसलिए इसको मैं लिख के बता देती हूं आपको।
मास जमा इक। जैसे हमने समाज इक, इसमें ई का यहाँ पे आ जोड़ा है, अगर यहाँ पे ई आती है तो अ का आ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आ पहले ही है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा मासिक। उपसर्ग प्रत्यय आपकी समझ में आ ही गए होंगे। उपसर्ग मैंने बताया जो मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को बदलते हैं वो उपसर्ग, और अर्थ जो है उसका सार्थक होना चाहिए वो भी, तो वो होते हैं उपसर्ग, और एक जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। अब संधि, कुछ संधि देख लेते हैं। ये शब्द जितने भी शब्द आए हैं ये इस पाठ से संबंधित ही हैं, आप ये ध्यान रखें। बच्चों संधि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी, छठी में भी, सातवीं में भी। संधि कितनी होती है? 2, 3। एक दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां आती है। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण, यण, वृद्धि और अयादि। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, दीर्घ माने बड़ा। इसमें संधि करते समय दोनों समान स्वर आते हैं और मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा माना जाता है, दीर्घ संधि। गुण संधि, बाकी चारों संधि जो है असमान स्वर में से जोड़ी जाती है, ध्यान रखें। इनमें केवल एक संधि दीर्घ ऐसी होती है जिसमें दोनों समान स्वर आते हैं और मिलकर दीर्घ हो जाता है। मुख्यालय, ये इसको हमको विच्छेद करना है, यानी कि विच्छेद यानी अलग करना। संधि माने होता है जोड़ना और विच्छेद करना, अलग करना। इसको अलग कैसे करेंगे? मुख्य आलय। ये कौन सी संधि बनती है? ये बनती है दीर्घ संधि, यानी कि यहां भी अ है और यहां भी आ है, समान स्वर हैं दोनों और मिलकर क्या हो गए? दीर्घ हो गए। ये दीर्घ संधि है। इसके बाद अगला शब्द आता है सदाचार। सदाचार ये आपकी संधि है व्यंजन संधि। सद जमा आचार। ये स्वर संधि नहीं, ये है व्यंजन संधि। इससे ही स्पष्ट हो जाता है ये व्यंजन है, क्योंकि यहां पे दोनों में स्वर आए हैं और यहां पर व्यंजन आए हैं, व्यंजन के बाद स्वर है और मिलकर क्या हो जाता है? सदाचार। सर्वोच्च, अगला शब्द है सर्वोच्च। इसको संधि कैसे करेंगे? सर्व जमा उच्च। अब ये संधि कौन सी होती है? यहां पर अ के बाद उ आया है, यानी कि असमान स्वर आए हैं और उ का बन जाता है ओ। ये गुण संधि है।
अ के बाद असमान स्वर है और ऊ का बन जाता है ओ, इसलिए इसको गुण संधि कहते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे और आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जो लगभग इसी चार्ट से आपको दिख जाएंगे। पहला प्रश्न आपको लिखना है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब और कहां हुआ? इससे आपको स्पष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, प्राचीन ओलंपिक खेलों का स्वरूप कैसा था? इसको आप अपने पाठ से पढ़कर ही लिखेंगे। जरूरी नहीं कि जितने प्रश्न आपकी जो पाठ के अंत में होते हैं वही आ जाए। बड़ी कक्षाओं में पाठ के बीच में से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पाठ को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए मानसिक वृद्धि के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी हो जाती है। खेलना मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगला पार्ट अगली वीडियो में अगला पार्ट पढ़ें।